अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ अबाउट द हीमोक्रोमेटोसिस। और जो हीमोक्रोमेटोसिस वाला टॉपिक है ना, ये आपका आया हुआ है एक दफ़ा प्रॉफ के अंदर, इसका यूक्यू। तो उस यूक्यू को हम बाद में डिस्कस करेंगे टॉपिक डिस्कस करने के बाद। तो ऑलरेडी हम पैथोलॉजी में इसको पढ़ चुके हैं। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है आयरन की इन द लिवर के अंदर और दूसरे टिश्यूज़ जो दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर भी। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आयरन ओवरलोड, आयरन डिपॉजिट्स इन द लिवर, एक्सेसिव आयरन इन द बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। अब जो हीमोक्रोमेटोसिस होता है ना, ये मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर आयरन ओवरलोड। और आयरन ओवरलोड इसमें कितना होता है, नॉर्मल जो बॉडी के अंदर आयरन होता है वो 4 ग्राम्स होता है, लेकिन यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस में ये तकरीबन 20 to 60 ग्राम्स तक जो है ना आयरन बॉडी में जमा हो जाता है। और सबसे पहले जो ये हीमोक्रोमेटोसिस होती है, ये कहाँ पे इफेक्ट होती है, पेरीपोर्टल रीजन में। हमने पेरीपोर्टल रीजन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो क्या होता है। वहाँ पे सबसे होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो है वो लिवर को इन्वॉल्व कर लेती है। इसके अलावा इसकी जो टाइप्स होती हैं वो वी हैव द 2 टाइप्स, प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस एंड सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। जो प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस होता है ये एक्चुअली हेरिडिटरी टाइप होती है। मींस के इसमें जो म्यूटेशन होती है वो HFE जीन के अंदर होती है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6। जो हमने विल्सन्स डिजीज़ पढ़ा था उसमें कौन सी जीन थी, वी हैड द ATP7B जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 पर थी। यहाँ पे ये वाली है। और इसके अलावा ये है कि इसमें वी हैव द हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, कंजेनिटल जो ए ट्रांसफेरेनीमिया है, और कंजेनिटल ए सेरुलोप्लाज्मिनेमिया। तो ये जो है प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस जो है उसकी कॉज होती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होती है ये किसी दूसरी कॉज की वजह से होती है, इसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं आती। जेनेटिक इसमें जो आती है वो ये होता है कि जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको हम रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या किसी भी केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स अगर रिपीटेडली देंगे तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमियाज, फॉर एग्जांपल जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से बॉडी में एक्सेसिव आयरन हो जाता है। इसके अलावा पायरोवेट काइनेस डेफिशिएंसी है, कोई लिवर डिजीज़ है, इसमें मोस्ट कॉमनली जो क्रोनिक एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होती है ना, ये उसमें आ जाती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस की कॉजेज़ में आती है, दैट इज़ द इंक्रीज्ड इंटेक ऑफ आयरन, अगर हम ओरल इंटेक आयरन की ज़्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा भी इसकी कॉज होती है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म डायलिसिस अगर हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती हैं इसमें अगर 50 लीटर से ज़्यादा हो जाए तो वो इस केस में आता है। ये एक्चुअली हमारा केस होता है। फिर कॉम्प्लेक्स आयरन ओवरलोड जो है वो इन डिफरेंट चीज़ों में होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया है कि पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा के अंदर होता है। इसके अलावा अफ्रीकन आयरन ओवरलोड, बांटू सिड्रोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूनेटल हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है और जुवेनाइल हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। सो ये आपका डेविडसन का टेबल है। यहाँ पे जो स्टेन यूज़ हुआ हुआ है दैट इज़ पर्ल स्टेन, जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन विद इन द हेपेटोसाइट्स जो है वो बता रहा है कि वो ब्लू कलर का स्टेनिंग हो रही है। दिस शोज़ दैट यहाँ पे आयरन डिपोजिशन है, ठीक है। और इसके अलावा आयरन जो है वो कफर सेल्स और जो हमारे बिलियरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे भी डिपॉजिट हुआ होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो हेप्सिडिन होता है ना, ये कंट्रोल करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। ये होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, एक हद तक होगी। लेकिन जब हेप्सिडिन नहीं होगा तो आयरन की ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हेप्सिडिन होगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगी, हेप्सिडिन नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से ओवरलोड स्टेट्स आएंगी बॉडी में। अब हम बात करते हैं जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ओवरऑल जो बॉडी होती है उसमें क्या चेंजेस आती हैं आयरन की एक्सेस की वजह से। तो सबसे पहले तो बंदा जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है इसमें। इसके अलावा पेन इन बेली जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, लॉस ऑफ बॉडी हेयर होना शुरू हो जाते हैं। लिवर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं कि लिवर में सिरहोसिस डेवलप हो सकता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बेली पेन है।
इसके अलावा आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर जब आयरन डिपोजिशन होती है तो आर्थराइटिस, आर्थ्रोपैथीज होती है। नकल्स जो होते हैं उनके नकल्स के अंदर पेन होती है, जैसे कि ये वाली यहाँ पे दिखाया हुआ है, हाथों के अंदर दर्द होगी। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स में पेन होगी। कौन से जॉइंट्स ज़्यादातर जो सेकेंड और थर्ड होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिप्स एंड जो नीज़ होती हैं वहाँ पर भी पेन होती है, ठीक है। और ये बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस कॉज करता है और सूडो गाउट कॉज करता है। देखिए हाथों में दर्दें हो रही हैं, सर दर्द होता है, हेडेक वगैरह। और ये इन्होंने अर्ली सिम्टम्स बताए हुए हैं कि शुरू में फटीग, वीकनेस, लेथार्जी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, वेट लॉस होता है, जॉइंट एचेज़ होते हैं, एब्डोमिनल पेन्स होती हैं। लेकिन जब लेट सिम्टम्स आते हैं तो उसके अंदर जो है वो हाथों के अंदर क्या होता है, ब्रॉन्जी डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। मीन स्किन मैनिफेस्टेशंस होती है, हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस वन, हाइपर पिगमेंटेड स्किन। फटीग, जॉइंट पेन, चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्किन एंड डिक्रीज सेक्शुअल फंक्शन। यहाँ पे भी जो है वो नीज़ में दर्द हो रही है उसको इन दिस वन, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो थायराइड में ये हाइपोथायराइडिज्म कॉज करती है, स्किन के अंदर स्किन पिगमेंटेशन कॉज करती है, हेपेटिक डिसफंक्शन में लिवर सिरोसिस, एचसीसी कॉज करती है, कार्डियोमायोपैथी में एरिथमिया, हार्ट फेलियर, पैंक्रियाज को जब इफेक्ट करेगी तो डायबिटीज़ कॉज करेगी। और जब ये जॉइंट्स में जमा होगी तो आर्थ्रोपैथीज़ और पोलीआर्थ्रेल्जिया कॉज करेगी। और अगर टेस्टिस के अंदर होती है तो हाइपोगोनेडिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, ये आपने याद रखना है कि मेल्स जो जिनकी एज होती है ग्रेटर दैन 40 उनमें ये होती है, लेकिन अगर ये फीमेल्स में होती है तो ऑब्वियसली उनमें जो है एमेनोरिया होगा। हार्ट के अंदर एक बात है कि हार्ट के अंदर जो कार्डियोमायोपैथी करवाती है, एक कार्डियोमायोपैथी डायलेटेड भी होती है, रिस्ट्रिक्टिव भी होती है। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करती है। इसमें बहुत अच्छा इन्होंने एक टोन से बनाई हुई है जिससे हम इसको याद करते हैं, एमेलॉइड, सार्कॉइड, कैंसर एंड फाइब्रोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। तो ये जो एमेलॉइड, सार्कोइडोसिस, कैंसर एंड फाइब्रोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस है, ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कॉज करते हैं। तो ये कॉजेज़ ऑफ कार्डियोमायोपैथी में आ जाता है। हम जब हार्ट का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी ये आएगी इनकी कॉजेज़ में, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी ड्यू टू हीमोक्रोमेटोसिस। यहाँ पे भी इन्होंने वही दिखाया हुआ, स्किन डार्कनिंग, हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज़, जॉइंट पेन, डायबिटीज़। बुक से इसको देख लेते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी आयरन, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। हेरिडिटरी है, सेकेंडरी है, ये सारा लिखा हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स भी हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं वो आप यहाँ से देख लें, ठीक है। ये जो है स्किन ज़्यादातर जो इफेक्ट होती है ना मेलानिन की वजह से, जेनिटेलिया, एक्जिला एंड ग्रोइन। डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले जो हम करते होते हैं वो है हमारा कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम स्किन वगैरह को देखेंगे, उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी उसको हम देखेंगे, ब्रॉन्जी डायबिटीज़, ठीक है, जो हाइपर पिगमेंटेड स्किन होगी वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। दूसरा हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हम जो है वो आयरन स्टडीज़ करते हैं, वह जिसमें वी हैव द इंक्रीज सीरम आयरन हमें मिलेगा, फेरेटिन लेवल हमें ज़्यादा मिलेगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगी ये कम हो गई होगी क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा है ना, तो वो जो फ्री एक होता है फ्री हमारा जो पड़ा होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो है अगर 45% से ज़्यादा है तो इट इज़ हाईली डायग्नोस्टिक। इसके अलावा ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी अगर कार्डियोमायोपैथी है उसको देखने के लिए, क्योंकि इसमें कार्डिक मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। इसके अलावा लिवर बायोप्सी हम करवाते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। और फिर जेनेटिक टेस्टिंग है जिसमें हम जो है वो जीन को चेक कर लेते हैं इसके। और इसके अलावा जो है एमआरआई करवाते हैं। लिवर बायोप्सी में हमें जो है वो फाइब्रोसिस और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन है वो हमें मिल जाता है। एमआरआई हम करवाते हैं जिसकी हाईली स्पेसिफिसिटी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टार अगर हमें किसी पे लगाना है तो दैट इज़ TIBC लेवल। जो ये आयरन स्टडीज़ होती है ना, ये जस्ट आपको बताती हैं कि आयरन लेवल ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो लिवर बायोप्सी होती है ना ये कंफर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल होती है। फेरेटिन लेवल जो होता है ना ये बहुत सी डिजीज़ में ज़्यादा होता है, लाइक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में अगर अल्कोहल ज़्यादा ले लें, स्टिल्स डिजीज़ में ही ज़्यादा होता है, इस वजह से इतना अच्छा नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारी सारी हैं। सबसे पहले कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिर आयरन स्टडीज़ है जिसमें ब्लड स्टडीज़ हैं सारी, फिर वी हैव द लिवर बायोप्सी, वी हैव द जेनेटिक टेस्टिंग, वी हैव द MRI एंड देन द कार्डिक को चेक करने के लिए ECG एंड इकोकार्डियोग्राफी। और बाकी वो सब जो उसकी जो मैनिफेस्टेशंस आती है ना, डायबिटीज़ को चेक करने के लिए हम ग्लूकोज लेवल चेक करवा लेते हैं और एक्सेट्रा, वो आप लिख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द हीमोक्रोमेटोसिस है।
तो ये सारी इसकी जो है इन्वेस्टिगेशंस होगी। हम इसके ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले भी आता है जनरल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फूड का है कि आयरन, जो ऐसी फूड जिसमें आयरन है उसको हमने कम करना है। लाइक लीफी वेजिटेबल्स में जिसमें आयरन ज़्यादा होता है उनको नहीं खाना। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स नहीं लेने, विटामिन सी नहीं लेना क्योंकि ये आयरन टॉक्सिसिटी करवाते हैं। इसके अलावा एनुअल ब्लड टेस्टिंग करवानी होती है, हमने आयरन लेवल्स को चेक करते रहना होता है। इसके अलावा अल्कोहल नहीं लेना होता क्योंकि अभी हमने देखा कि अल्कोहल की वजह से, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की वजह से भी होता है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस हमने करवानी है, इन्फेक्शन नहीं होने देना होता, तो गुड हाइजीन कर रखनी है बंदे की, और वैक्सीनेशन जो है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस वो हमने करवानी है। इसके अलावा आयरन लेवल्स को हमने मॉनिटर करते रहना है और डॉक्टर की जो कमांड्स हैं उन सबको फॉलो करना है, कांटेक्ट करना है डॉक्टर को इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आता है हमारी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आता है फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी जो होती है ये एक्चुअली क्या होती है कि इसमें हम ब्लड को जो है रिमूव करते हैं, 500 ml ऑफ ब्लड वीकली वेनेसेक्शन करते हैं। और टारगेट हमारा क्या होता है कि जो फेरेटिन सीरम लेवल है वो 50 माइक्रोग्राम्स पर लीटर से कम हो जाए। अगर किसी को फ्लेबोटमी जो है वो ट्रीट नहीं कर रहा तो उसके लिए अगर फ्लेबोटमी के थ्रू जो है वर्स्ट रिएक्शंस हो रहे हैं तो फिर हम आयरन चिलेशन करते हैं जिसमें भी आता है डिफ्रॉक्सामीन। तो ये बात याद रखिए, विल्सन डिजीज़ में हम चिलेशन थेरेपी कर रहे थे पेंसिलामीन से, लेकिन वो वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज़ फ्लेबोटमी। ठीक है, फिर आता है कि हमने जो है डेफ्रॉक्सामीन है, इसके अलावा डेफ्रा सिरोक्स है और डेफ्रो प्रोनेट है। फिर आती है वी हैव द कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हमने ट्रीट करना है। लाइक डायबिटीज़ है तो उसको ट्रीट करना है, क्रोनिक हार्ट फेलियर तो उसको ट्रीट करना है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको ट्रीट करना है, आर्थराइटिस है तो उसको ट्रीट करना है। फिर आती है वी हैव द स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग किसके लिए करनी होती है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए, क्योंकि ये मेन कॉज ऑफ डेथ होती है। इसके अलावा जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग करनी होती है, लिवर बाइप्सी करवानी होती है उनकी। और आपको पता है एट लास्ट हम क्या करते हैं, लिवर, किसी भी लिवर डिजीज़ के लिए लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो सबसे पहले वी हैव द सपोर्टिव मैनेजमेंट, जनरल मेजर्स हमने लेने होते हैं। फिर वी हैव द मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें फ्लेबोटमी है और डेफ्रॉक्सामीन है, चिलेशन थेरेपी वो हमारे ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है। इसके अलावा वी हैव द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड द स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग ऑफ द आयरन लेवल्स वगैरह। देन वी हैव द लिवर बाइप्सी जो कि हमारी दूसरे रिलेटिव्स वगैरह की है। देन वी हैव द लिवर ट्रांसप्लांट। तो इस तरह से आप इसकी ट्रीटमेंट लिखोगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर तो हमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं ना, कुछ हीमोक्रोमेटोसिस के आयरन होता है लेकिन अभी मैनिफेस्टेशंस नहीं आ रही होती, तो उन केस में हम जो है वो लिवर टेस्ट जब करवाते हैं तो हमें माइल्डली एलिवेटेड AST ALT मिल सकते हैं। फिर हमने क्या करवाना होता है, अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हमने आयरन स्टडीज़ करवानी होती है, और आयरन स्टडीज़ अगर पॉजिटिव आ जाती हैं फिर हमें लिवर बायोप्सी करवानी होती है फॉर कंफर्मेशन। सो ये हमारे हैंड्स हैं हीमोक्रोमेटोसिस के, हाइपर पिगमेंटेड हैंड्स, ब्रॉन्ज से डायबिटीज़। ओके, दिस इज़ अ हाइड्री हीमोक्रोमेटोसिस। इसको आप एक दफ़ा देख लें। ये फ्लेबोटमी परफॉर्म की जा रही है जिसमें वो वेनिसेक्शन करते हैं 500 ml ब्लड की, ये आप देख लें एक दफ़ा। और उसके बाद हम इसका SAQ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेल है, 40 ईयर्स से ज़्यादा का है, 8 ईयर्स ओल्ड। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, मीन्स उसके एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, साथ साथ डायबिटीज़ है, उसको आर्थराइटिस है और एसाइटिस, ये आपको शो करिए, दिस इज़ एसाइटिस की स्किन पिगमेंटेशन है। ये सब कुछ आपको शो कर रहा है कि कोई बहुत सी स्किन मैनिफेस्टेशंस है, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस हैं। और फिर बाद में हमने हेपेटाइटिस के लिए सीरोलॉजी भी करवाई तो वो हमें नेगेटिव मिली। तो डायग्नोसिस क्या होगा? हीमोक्रोमेटोसिस। हाउ विल यू कंफर्म इट? इन्वेस्टिगेशंस हमने देखी हैं, वो हमने सब लिखते नहीं है इसमें। और डाइटरी प्रिकॉशंस में जो आयरन अपटेक है वो कब करेंगे? मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी नहीं देंगे, अल्कोहल नहीं देंगे, और लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करवाएंगे जिसमें आयरन होती है। अब हम हमारा जो सेकंड शॉर्ट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये एक एंजाइम होता है, ये कब रेस करता है हमारी बॉडी में? जब भी कोई स्फीयर इन्फेक्शन हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये जो एंजाइम होता है ये राइज़ करता है। और फिर जब ये राइज़ करता है तो वहाँ पर जो हमारे इन्फ्लेमेशन के दौरान कोई भी न्यूट्रोफिल्स आए होते हैं, उन्होंने ये इलास्टेसिस रिलीज़ किए होते हैं ऑलरेडी वहाँ पर। तो ये इलास्टेसिस जो होते हैं, ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है ये उन इलास्टेसिस को इनहिबिट करता है, इनएक्टिवेट करता है। और बाकी जितने भी एंजाइम है इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इलास्टेज है। तो हुआ क्या था कि कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आया था लंग्स के थ्रू फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ गए थे इन्फ्लेमेशन के दौरान, न्यूट्रोफिल्स ने इलास्टेजेस रिलीज़ किए थे। अब वो जो इलास्टेजेस होते हैं आपको पता है वो इलास्टिन को डिग्रेड करेंगे, मतलब हमारे लंग के एल्वुलाई के जो इलास्टिन है उसको डिग्रेड
डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक एंजाइम रखा होता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो इन केसेस में खुद राइज़ कर जाता है और वो जो इलास्टेजेस न्यूट्रोफिल्स ने रिलीज़ किए होते हैं उनको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो इलास्टेजेस होते हैं वो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करते। तो नॉर्मल ये होता है। अब हमने बात करनी है एक डिज़ीज़ की जो कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी, जिसमें ये एंजाइम नहीं होगा। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के दौरान न्यूट्रोफिल्स इलास्टेजेस रिलीज़ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और उन इलास्टेजेस को ख़त्म करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। अब ये जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये कहाँ से आता है, कहाँ से बन के आता है? ये हमारे लिवर के अंदर से बन के आता है, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि जब भी न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारे इलास्टेजेस रिलीज़ करते हैं ताकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म कर सकें, तो हमारा लिवर जो होता है वो क्या रिलीज़ करता है, एक एंजाइम रिलीज़ करता है, दैट इज़ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन विच प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम द न्यूट्रोफिल इलास्टेज, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है इट कोट्स द लंग्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम न्यूट्रोफिल इलास्टेज। तो ये नॉर्मल हो रहा होता है। लेकिन हमारी जो डिज़ीज़ होगी अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की, उसमें ये होगा कि उसकी डेफिशिएंसी होगी। लिवर जो होगा उसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होगा वो या तो एबनॉर्मल बन रहा होगा, जब भी एबनॉर्मल बन रहा होगा तो वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, रिलीज़ नहीं होगा। तो लिवर के अंदर जमा होने की वजह से एक तो वो प्रेजेंस की वजह से लिवर डैमेज करेगा, दूसरा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के थ्रू डैमेज करेगा। लिवर भी डैमेज हो रहा है और दूसरा वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल इलास्टेजेस हैं वो रिलीज़ होते जा रहे हैं, वो जो है उनको कोई ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से lungs lack the alpha 1 antitrypsin coating and leaving them open to damage by the neutrophil elastases। यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया हुआ यही कि हेल्दी में जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है अगेंस्ट प्रोटीएजेस, लेकिन जो डेफिशिएंसी होगी उसमें लिवर डैमेज भी होगा और लंग्स डैमेज भी होंगे, तो ये दोनों चीज़ें हमारी ख़राब होंगी। लिवर के अंदर एक्यूमुलेशन की वजह से डैमेज होगा और लंग्स के अंदर जो है वो इलास्टेसिस की वजह से डैमेज होगा। तो लिवर हिस्टोलॉजी जब हम करवाते हैं तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में जो आपका एमसीक्यू है कि कौन सा स्टेनिंग हम देते हैं, पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन, ठीक है, PAS स्टेन, जिसमें हमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन के ग्लोब्यूल्स नज़र आते हैं जमा हुए हुए। तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है इलास्टेज एंजाइम ज़्यादा हो गया, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन कम हो गया, जिसकी वजह से लिवर जो है जो लंग्स हैं उनके एल्वुलाई डैमेज हो रहे हैं। और जब भी एल्वुलाई डैमेज होते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे इम्फाइसीमा, डिस्ट्रॉयड एल्वुलाई की वजह से इम्फाइसीमा डेवलप होता है। ये लिवर ग्लोब्यूल्स दिखाए हुए हैं जिसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जमा हुआ है, ठीक है। इसमें भी है कि सिगरेट स्मोकिंग अगर बंदा कर रहा होता है और साथ में जो है वो उसकी वजह से ज़्यादा WBC ज़्यादा प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, और जिन लोगों के अंदर ATT नहीं होगा उनके अंदर ज़्यादा मसले क्रिएट होंगे जब वो स्मोकिंग करेंगे। तो इस वजह से जिन लोगों के अंदर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग ना करें। तो इसको बुक से देख लेते हैं। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है लो लेवल्स ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है लिवर के अंदर। 85% केसेस में लिवर डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से सिरोसिस भी हो जाता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज़ नॉर्मल प्रोटीज इनहिबिटर, सीरीन प्रोटीज इनहिबिटर, लेकिन और इनहिबिट कर रहा होता है प्रोटीएज को और न्यूट्रोफिल्स जो इलास्टेज रिलीज़ कर रहे होते हैं उनको। लेकिन अगर इसकी जो जीन होती है PIMM उसकी जगह PIZZ आ जाए हेट्रोजाइगोट्स होमोजाइगोट्स क्रोमोसोम नंबर 14 पर, तो उसकी वजह से म्यूटेशन आएगी और अल्फा एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा। अल्टीमेटली जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर जो नॉन स्मोकर होगा, यंग एज के अंदर एम्फाइसीमा डेवलप हो रहा होगा, इसके अलावा जो न्यूनेट्स होते हैं उनके अंदर न्यूनेटल हेपेटाइटिस होता है, इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस होती है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सिरोसिस की तरफ जाए, और अगर वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है और पैन एसिनार एम्फाइसीमा होता है। इसमें ये होगा कि स्मोकर होगा, यंग होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी और साथ में उसको एम्फाइसीमा हुआ होगा, तो हमने जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को लेवल को ज़रूर चेक करना है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस में जो हम करते होते हैं वो सबसे पहले हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें हम चेक करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की अमाउंट को वो कम हुआ होता है। जीनोटाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन मिल जाती है, और जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के ग्लोब्यूल्स हमने वो देखे थे वो हम देख लेते हैं, ठीक है, वो जो हमने पिक्चर देखी थी। फिर अगर तो 2 कॉपीज़ होती हैं ना, तो अगर एक कॉपी नहीं होती और वो स्मोकिंग नहीं करता तो बंदा हेल्दी लाइफ गुजार सकता है, लेकिन अगर दोनों कॉपीज़ ख़राब हो जाती हैं तो ये ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होती है। फिर मैनेजमेंट में इसमें जो स्पोर्टिव मैनेजमेंट होती है इसकी कोई ख़ास मैनेजमेंट नहीं होती। इसमें सबसे पहले हम अगर स्मोकिंग बंदा कर रहा होता है तो उसको छुड़वा देते हैं, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, एम्फाइसीमा की ट्रीटमेंट करते हैं और लिवर की कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीट करते हैं।
और जो हमारा होता है अगर वो रिप्लेसमेंट ऑफ एंजाइम कर देते हैं, हम आईवी जो है अल्फा 1 एंट्रिप्सिन देते हैं लोगों को। और अगर हमारा लिवर बहुत ख़राब हो चुका है तो हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। उसके बाद ये वाला देख लें कि इन्फेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगी अल्फा 1 एंट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जैसे पुअर फीडिंग, पुअर ग्रोथ, कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, जो ब्लू से आपको दिखाया हुआ है। जो अडल्ट होते हैं उनमें ऑरेंज से दिखाया हुआ है एम्फाइसीमा और पेनिकुलाइटिस, ठीक है। और जो ऑल एजेस में जो है वो एज्मा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकिक्टेसिस, हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, रोसिस, एसीसी और लिवर फेलियर। So this is all about the topics hemochromatoses and alpha 1 antitrypsin deficiency। hemochromatoses का ऐसी क्यों आया हुआ था वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अल्फा 1 एंट्रिप्सिन का कोई ऐसी क्यों नहीं आया हुआ तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया। इसके अलावा जो पीड्स है उसमें अल्फा 1 एंट्रिप्सिन डेफिशिएंसी और जो हेमोक्रोमेटोसिस है वो नहीं है, लेकिन अगर आता भी है तो वो आपका इन ही चीज़ों से कवर हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स।